7 साल के एक्सपीरियंस और 58,000 सैलरी। वाह, सुनने में मजा आता है ना। अगर आपको भी 7 इयर्स के एक्सपीरियंस है या फिर उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 60,000 सैलरी आप भी ले सकते हो। जिस हॉस्पिटल के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। तो इतनी सैलरी के लिए आपको जाना पड़ेगा गुड़गांव के DLF एरिया में। यहाँ पे हॉस्पिटल है नारायणा। इतनी अच्छी सैलरी देने के बाद भी मुझे पता नहीं है क्यों बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अभी मैंने रिसेंट में अपने 4-5 स्टूडेंट वहाँ पे लगवाए हैं और बहुत अच्छा रिव्यू भी मिला है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिली है। तो आज की वीडियो में हम फ्रेशर की सैलरी कितनी है, एक्सपीरियंस की सैलरी कितनी है, किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। तो नर्सिंग के रिलेटेड और हॉस्पिटल्स के इंटरव्यू के रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जस्ट वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर मैं ये हॉस्पिटल में गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फ्रेशर को भी ले रहे, एक्सपीरियंस वाले को भी ले रहे। तो यहाँ पे जो सैलरी की बात करें तो फ्रेशर के लिए 26,000 सैलरी है और एक्सपीरियंस की तो मैंने आपको बता ही दी। मतलब हर आपकी एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपकी लास्ट सैलरी के ऊपर है। जैसे मुझे मान लो 2 साल की एक्सपीरियंस है और मैं अभी 30,000 ले रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे 35 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरी लग सकती है। इवन 37 में एक्सपेक्ट करूँ तो मेरी 36 या 35 या 34 तक तो लगी जाएगी, है ना। तो आपकी हर प्रीवियस सैलरी के ऊपर आपको 4 से 5 हज़ार का इंक्रीमेंट मिलेगा। प्लस अगर आपकी और भी ज़्यादा सैलरी है तो और अच्छा हाइक मिलेगा। मतलब 15 और 20% मान के चलो, इतनी हाइक आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेल स्टाफ के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी मिलता है। बहुत ही कम दिल्ली में, गुड़गांव में और नोएडा में ऐसे हॉस्पिटल आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस वहाँ पे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो उनके क्वेश्चन मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना। 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है इनका और उसमें से आपको 40 पास करने हैं। अगर आप 40 पास करते हो तो ही आप आगे जाते हो, नहीं तो आप वहीं से पीछे आ जाते हो। अगर आप पास करते हो, चाहे आपके 40, 41 या 41 से ऊपर कितने भी आ जाए, तो आप पास हो, फिर आप आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है इनका। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में मैं आपको सारा क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, उनके राइट आंसर क्या है, किस पे टिक करके आने, कैसे 60 में से 60 नंबर लेके आने, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जाने से पहले ही आप जस्ट जाओगे, टिक 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 करके 60 के 60 नंबर आपके पक्के। इसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की डिटेल नीचे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे डायरेक्ट जस्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत ही कम कर रखे हैं और अगर आप फ्रेशर हो तो मैं थोड़ा सा और आपको कंसेशन दूंगा, थोड़े से और आपके लिए पैसे कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आप फ्रेशर हो, अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे जस्ट फर्स्ट व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो और आपको कोर्स ज्वाइन करना है ये लिख के भेजो। मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल वहीं पे दे दूंगा। तो फर्स्ट जो चीज़ उन्होंने मुझे पूछी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। कैसे इसका प्रिसाइजली आंसर देना है वो भी मैंने इसमें बता रखा है। सेकंड जो उन्होंने मुझे पूछा कि वाई यू लीव योर हॉस्पिटल, तो क्यों अपना हॉस्पिटल छोड़ रहे हो अगर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई कि आई हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सेम हॉस्पिटल and also I have a good salary, but my friends are planning to move in Gurgaon, so that's why I'm just looking for a good hospital. I have just heard about one of my friend about this hospital, that's why I'm here. तो मैंने just ऐसे थोड़ा सा घुमा के उनको बोल दिया कुछ चीज़ें कि मेरे दोस्तों ने बोला था यहाँ पे आने के लिए। मेरे दोस्त जो है जिनके साथ मैं रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा 6 साल हो गए एक ही हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा हॉस्पिटल चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी। तो इसलिए मैंने चेंज करा। और दूसरी चीज़ है सैलरी, ऑब्वियस एक रीज़न है मेरे छोड़ने का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा इंडिकेटर्स के बारे में, क्लिनिकल और नर्सिंग इंडिकेटर्स क्या है। तो वो मैंने सारे इंडिकेटर्स उनको बताए, मतलब जितने मुझे पता है। वैसे इंडिकेटर तो बहुत है, अगर आप 10 से 15 भी बता दो तो इनफ है। उसके बाद उन्होंने मुझे केयर ऑफ बंडल के बारे में पूछा कि बंडल ऑफ केयर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जो कॉटी होता है, जैसे कैथेटर एसोसिएटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है, उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे, है ना। क्लैप्सी को आप कैसे प्रिवेंट करोगे, क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। वैप को आप कैसे प्रिवेंट करोगे, मतलब निमोनिया होने से पेशेंट को कैसे हम बचाएंगे ना। जो भी चीज़ें आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करते हो, इवन अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको उनको बताना है। बहुत बार ऐसे होता है कि क्लैप्सी के अंदर हम बोलते हैं कि हमेशा इंजेक्शन देने से पहले हमें पोर्ट को क्लीन करना है, फिर इंजेक्शन देने के बाद हमें फ्लश करना है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। लेकिन बट कई बार क्या होता है कि रियल सिनेरियो में बहुत बार
आप पोर्ट को क्लीन करना भूल जाते हो जल्दी जल्दी में जब आपको 10-15 मेडिसिन देनी होती है, या फिर मेडिसिन देने के बाद फ्लश करना भूल जाते हो क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। इवन रियल सिनेरियो में आप अगर प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हो लेकिन स्टिल आपको इंटरव्यू के अंदर बोलना है, नहीं बोलोगे तो उनको लगेगा कि भाई ये यहाँ पे बोल ही नहीं रहा था, इसका मतलब करता भी नहीं होगा। बट अगर आप बोलते हो तो वो सोचेंगे शायद ये बंदा करता होगा, है ना, चाहे करो चाहे ना, लेकिन वहाँ पे आपको बोलना है। और ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर फॉलो भी करनी है क्योंकि आपने जब नर्सिंग करी थी आपने कसम खाई थी, आपको पता नहीं याद है या नहीं, मुझे तो याद है कि जब भी हम कोई भी पेशेंट की केयर के रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसमें हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमें सोचना अरे जल्दी जल्दी जाना है, काम खत्म करो, लेकिन स्टिल क्योंकि आपके काम खत्म करने के चक्कर में पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो ये जो अपनी प्रैक्टिस है इसको रेगुलर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में पूछा, तो मैंने डिफरेंट मोड्स बता दिए जो जो मुझे पता थे। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी आपको वो वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में पूछते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी मैं डेली इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे बोलेंगे कि सर 5 मोड होते हैं और एक CPAP है, एक वॉल्यूम कंट्रोल है और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि कभी भी ये गलती मत करो ये गलती कि आप पहले ही उनको बता दो कि इतने मोड होते हैं। आपको क्यों बताना है कि कितने मोड होते हैं, आपको जो याद आ रहे हैं आप बोलते जाओ। अगर मान लो मुझे जैसे उन्होंने पूछा कि वेंटिलेटर के कितने मोड्स होते हैं, मैंने उनको बताया CPAP होता है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है, PRVC मोड होता है, SIME होता है। ऐसे करके मैंने 5-6 मोड जो उनको बताए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे बताता गया। उसके बाद उन्होंने मुझे डिफरेंस पूछे क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस शायद ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने मुझे डिफरेंस पूछा कि कौन से मोड में क्या डिफरेंस है। वो सारे मैंने उनको बता दिए किस में क्या है, किस में क्या है और कौन सा मोड हम कब यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है तो आपको ये सारे डिफरेंस ज़रूर पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे कोर्स के अंदर मैंने हर एक चीज़ इलेबोरेट करी हुई है जो भी इंटरव्यू में पूछी जाती है। उसके लिए आप भी मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सारी डिटेल कोर्स की आपको वहीं से मिल जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कार्डिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैंने उनको ये बताया था कि 4 साल कार्डिक का और 3 साल मेडिकल ICU का एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने मुझे पूछा था, मैंने जस्ट लिख के रखे जो जो प्रोसीजर उन्होंने मुझे पूछे। पहली चीज़ मैं ये आपको बताऊं कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो, अभी जैसे मुझे इन्होंने मेडिकल ICU में भेजा था, तो मेडिकल ICU वाले या किसी भी और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स के बारे में नहीं आइडिया होता, उनको बस 3-4 प्रोसीजर पता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, तो यही उनको पता होता है, इससे ज़्यादा उनको नहीं पता होता है। कार्डिक में अगर आप जाते हो तो कार्डिक वाला डॉक्टर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकता है, बट स्टिल जैसे मुझे उन्होंने ICU में भेजा था तो ICU वाले डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर्स के बारे में जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे एंजियोप्लास्टी के बारे में पूछा था, एंजियोग्राफी के बारे में पूछा था, डिफरेंस पूछा था, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है, शीथ आउट अगर प्रोसीजर आप करते हो तो वो कैसे परफॉर्म करते हो, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, अगर वेसोवेगल हो जाता है तो कैसे उसको ट्रीट करना होता है ना। और उसके बाद एक क्रैश कार्ट के बारे में पूछा था कि क्रैश कार्ट में क्या क्या सामान रखते हैं। तो क्रैश कार्ट देखो यूनिवर्सली सेम ही होता है, हर हॉस्पिटल में किसी में भी आप चले जाओ सारी चीज़ें सेम होती है क्रैश कार्ट में। कभी भी उसमें ऐसे मत बोलो कि हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं या फिर नार्कोटिक मेडिसिन होती है। जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर भी आया था कि क्रैश कार्ट कंटेन्स हाई रिस्क मेडिसिन, नार्कोटिक मेडिसिन, ऑल प्रोसीजर इक्विपमेंट्स। तो इसमें देखो क्या होता है ना, क्रैश कार्ट जो होता है इसमें आपको हाई रिस्क मेडिसिन भी मिलेगी, इमरजेंसी ड्रग्स भी मिलेंगी, उसके बाद इंटूबेशन का सारा सामान मिलेगा, कैथेटराइजेशन का सारा सामान मिलेगा, राइस ट्यूब इंसर्शन का सारा सामान मिलेगा, बैग मास्क वेंटिलेशन का सारा सामान मिलेगा, IV कैनुलेशन का सारा सामान मिलेगा, मतलब A to Z आपको हर एक चीज़ मिलेगी। उसके बाद उन्होंने एक लास्ट मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट को कैसे हैंडल करते हो। कोई भी शॉक हो जाए इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि BP हर पेशेंट का गिरेगा, कार्डियोजेनिक में भी गिरेगा, सेप्टिक में भी गिरेगा, हाइपोवॉलेमिक में भी गिरेगा। तो सेप्टिक शॉक में पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट का जो हार्ट है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता, और इसी तरह हाइपोवॉलेमिक जो शॉक होता है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बॉडी से निकल जाती है पेशेंट की, जिसके साथ उसका बहुत BP गिर जाता है। तो इसमें आप वॉल्यूम भी दे सकते हो पेशेंट को, वॉल्यूम मतलब फ्लूइड वॉल्यूम भी दे सकते हो, और इसके साथ आप ब्लड भी दे सकते हो, क्योंकि अगर रोड साइड एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है तो मोस्ट लाइकली उनमें ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे थे, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जो भी मुझसे पूछे थे। आपको वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन पूछे उनके दिमाग में उस टाइम पे क्या आता है वो उन्हीं को पता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाऊँगा, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, या फिर मैंने अपने GNM BSc के दौरान ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है,
या फिर मैंने 1-2 इंटरव्यू दी है लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई एक ही मौका आपको मिलेगा, उस एक मौके में या तो आप मौके पे चौका लगा दो या फिर आउट हो जाओ। तो मौके पे चौका लगाना चाहते हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चंस की जानकारी होगी, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही रेडी कर दूंगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं कर पाओगे। और थोड़े से पैसे लगा के अगर आपको 26,000 सैलरी एज ए फ्रेशर लग जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ भी है, क्योंकि एज ए फ्रेशर मैंने पंजाब में 5,500 पे ज्वाइन करा था और आपके लिए यहाँ पे 26,000 की सैलरी वेट कर रही है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जरूर ट्राई करो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अपनी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको कोर्स पे लगे पैसे याद भी नहीं रहेंगे जब आपकी सीधी 26,000 आपके अकाउंट में आएगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वो नेक्स्ट हॉस्पिटल के ऊपर आएगी। वीडियो को स्किप ना करो, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते चले जाते हो ना, तो मेरा मोटिवेशन गिर जाता है। आपको पता है बीच में मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बहुत टाइम मैंने बीच में गैप भी दिया। तो थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, व्हाटएवर जो भी। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट हॉस्पिटल के ऊपर लेके आऊँगा। अब हर एक हफ्ते के अंदर 2 वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, और आपको बहुत जल्दी जॉब मिले इसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, उसके ऊपर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूंगा और फिर हम चलेंगे 1 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने। तो आज की वीडियो में बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।